Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, are you ready? आज हम मैथ्स का 11th क्लास की मैथ का सेट्स चैप्टर, पहला चैप्टर जो है वो हम करने जा रहे हैं। इसमें हम डेफिनेशन करेंगे सेट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे उसके बारे में, फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे एंड हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे नोट करते चलेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ हिट द like button and try to share this lecture as much as you can so that the students who are searching for the topics that I'm going to tell you right now can get that easily. And also do comment me whatever the queries you are having in mathematics, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible. So let's not waste our time and let's get started with the lecture. So students, sets क्या होता है? सेट्स होता है एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काफ़ी सारे आप ऑब्जेक्ट्स ले लो एंड उनका एक कलेक्शन बना लो, बट उन ऑब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट्स को आपको ऐसे चुनना होता है कि उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी हो, ठीक है, एंड वो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो। ये नहीं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपने उस सेट के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर जो आपने बनाया है वो रख दिए। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए एंड उन जो आपने कलेक्शन बनाया है, उन जो अंदर उसके एलिमेंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो सब के सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपके एक सेट ऑफ, जैसे मैं बोल दूँ एक कलेक्शन ऑफ जो आपका हो जाता है प्लैनेट्स का, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं आपके, तो उसका कलेक्शन हो जाएगा। तो उनका क्या है, वो सारे आइडेंटिकल तो है नहीं, मतलब एक जैसे तो है नहीं, अलग अलग हैं। एंड दूसरी चीज़, वो एक प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि सभी के सभी क्या करते हैं? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे उसी को हम कहेंगे सेट, ठीक है। अब जैसे आपका सेट ऑफ वॉवेल्स हम कह सकते हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू आपस में क्या है? अलग अलग है, बट वो क्या करते हैं? एक कॉमन प्रॉपर्टी बियर करते हैं। वो ये है कि वो सारे के सारे क्या हैं? हर एक एलिमेंट जो है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है, ए ई आई ओ यू, वो एक वॉवेल है। ऑलराइट, तो आई थिंक सेट आपको समझ में आ गई डेफिनेशन इतने से ही। तो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो ये है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो जो कि क्या रखते हैं? जो रखते हैं हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब उनके अंदर, उन सब के अंदर कोई एक कॉमन सी चीज़ होनी चाहिए जो सबके पास हो, है ना। वो चीज़ होगी अगर, तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। तो सेट ऑफ 8 प्लैनेट्स आप बोल सकते हो, है ना। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, हैविंग मैथमेटिक्स एज देयर मेन सब्जेक्ट, ऐसे आप समझ सकते हो। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स आप क्लास 11th के अगर सेट बनाओ तो उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे भाई, आइडेंटिकल तो कोई स्टूडेंट होगा नहीं, ठीक, आइडेंटिकल नहीं होगा। एंड दूसरी बात ये कि वो क्या है? एक कॉमन प्रॉपर्टी बेयर करते हैं। वो कॉमन चीज़ क्या है? कि वो सारे के सारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं। तो आई थिंक आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिया A इज इक्वल टू AEIOU, यानी सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से लिखा है? ऑब्जेक्ट्स को लिखा है हर एक एलिमेंट को। एलिमेंट, एक चीज़ और आप जान लो, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो भी ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट करके ला रहे हो उन सबको क्या हम कहेंगे? बोलेंगे एलिमेंट है। किसके? सेट के। सेट के एलिमेंट्स हैं ये बोलेंगे, यानी कि AEIOU ये सारे एलिमेंट्स हैं किसके? सेट के। तो इन एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा लगा के एंड उसके बाद इन्हें एक करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। हमेशा सेट के एलिमेंट्स को कॉमा लगा के एक करली ब्रैकेट के अंदर ही रखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। आ गई बात समझ में? एंड दूसरी चीज़, एक सेट को हमेशा आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करोगे। ओके, कैपिटल लेटर ए ले लो, कुछ भी, कोई भी कैपिटल लेटर हो, बट कैपिटल लेटर से करते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसमें क्या है? वॉवेल का एग्जाम्पल मैंने दिया ही कि कॉमन प्रॉपर्टी है ही, ठीक, एंड ये सारे क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ वॉवेल्स हो गया। अब दूसरी चीज़ देखो, अगर मुझे ये बताना हो कि ए क्या है? एलिमेंट है कैपिटल ए का, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं कैसे बताऊंगी? इसमें हो जाएगा ए इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि एलिमेंट ऑफ दिखाने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम? ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक।
ऐसे आपको ये वाला सिंबल आपको बनाना होता है। अब दूसरी चीज़ आप देखिए कि अगर ना बनाना हो, आपको ना बताना हो कि एलिमेंट नहीं है, ये चीज़ बतानी हो, ठीक, तो आप ऐसे क्रॉस लगा दोगे। मतलब कि अगर मैं बोलूँ Z इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, ये चीज़ मुझे दिखानी है तो मैं कैसे बताऊँगी, ऐसे करके कट कर दूंगी, स्लैंट कट, एंड फिर A ऐसे लिख दूंगी। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। ये लिखते हैं कैसे, सेट को हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखोगे एंड इस तरह से लिखोगे कि A इज एलिमेंट ऑफ A। कोई भी एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से लिखोगे, एंड नहीं रिप्रेजेंट करना है, ये बताना है कि नहीं है एलिमेंट किसी सेट का, Z इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, देन आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नॉट के लिए ये वाला एंड होने के लिए ये वाला। तो आई थिंक समझ में आ गया, एंड समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by commas and enclose them by curly brackets। मतलब इस मेथड में आप क्या करोगे, वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो आप सेट के अंदर रखना चाहते हैं उन्हें लोगे, उन्हें कॉमास लगा के सेपरेट आउट करोगे, एंड फिर उन सभी को एक कलेक्शन दिखाना है ना आपको, तो उन सभी को आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देना है, ठीक है। जैसे आप वॉवल का सेट लेते हो तो V से रिप्रेजेंट अगर करते हो उसे, तो V इज इक्वल टू AEIOU उसके एलिमेंट्स हैं, तो AEIOU को आप क्या करोगे, AEIOU को कॉमा से सेपरेट करोगे, एंड फिर ये जो कलेक्शन है इस पे कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा दोगे। तो इस तरीके को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इस तरह से जब किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसे बोलोगे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखो, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि मिसिसिपी एक वर्ड है, अब इसमें यूज़ हुए जो भी लेटर्स इसमें यूज़ हुए हैं, द लेटर्स दैट आर यूज्ड इन द वर्ड मिसिसिपी, इसका एक सेट बनाइए आप। तो ये मैं अगर लिखूँ, तो अगर इस सेट को A से रिप्रेजेंट करूँ तो इसमें कौन कौन से लेटर्स यूज़ हुए हैं वो मुझे लिखना है। M यूज़ हुआ है, कॉमा, I यूज़ हुआ है, कॉमा, S यूज़ हुआ है, एंड P यूज़ हुआ है ना। M हुआ, I हुआ, S हुआ एंड P हुआ, बस इतने हुए, एंड इनक्लोज कर दो, ठीक है। अब देखो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। सेट की डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा अभी कि रिपीट नहीं करना है, किसी भी आइडेंटिकल एकदम नहीं होना चाहिए कि M है तो फिर से आप M लिख दो, I है तो I फिर से लिख दो, ये नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं करना है आपको एलिमेंट्स को उसके। दूसरी चीज़ ये कि आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने MISP लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि A इज इक्वल टू, मान लो I लिख दो आप पहले, S लिख दो, फिर P लिखो, फिर M लिखो, ठीक है। तो आप सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप रोस्टर फॉर्म में उसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, ऑर्डर तो भाई आप रोस्टर फॉर्म में ही चेंज कर पाओगे, तो उसमें अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेट में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखिए, नोट में मैंने इसीलिए लिख दिया है कि while writing the set in roster form an element is not repeated, कभी रिपीट नहीं होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। इन दिस वी राइट डाउन अ कॉमन प्रॉपर्टी और रूल विच इज कॉमन अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट और which gives us all elements of a set। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन सा एक कोई वेरिएबल ले लेंगे, उसके बाद हम उन सारे एलिमेंट्स में जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको ले लेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी को अगर हमने ले लिया उसको लिख देंगे, बस कॉमन प्रॉपर्टी को, एंड उस कॉमन प्रॉपर्टी की मदद से हमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिल सके, ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। ऐसी आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी मदद से आपके सेट के सारे एलिमेंट्स आप निकाल पाओ, ठीक। मतलब ऐसा होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो रोस्टर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सको, दिखा दो तुरंत निकाल के, हाँ हाँ ये एलिमेंट्स हमारे होंगे, एंड रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। एंड अगर ऐसा हो, रोस्टर फॉर्म दिया हो
तो ऐसा कर सकते हो कि इन सभी में जो कॉमन प्रॉपर्टी हो उससे निकाल कर एंड इन सभी को एक कॉमन वेरिएबल से रिप्रेजेंट करके एंड प्रॉपर्टी लिख के आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए दोनों चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है एंड दोनों चीज़ों में क्या रिलेशन है वो पढ़ना ज़रूरी है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे तो ये पढ़ लिया आपने। अब देखो ए को, ए मान लो एक सेट है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, ए इज इक्वल टू, अब इसे डिनोट कैसे करते हैं वो चीज़ देखनी है। एक्स, अब फिर यहाँ पे कोलोन लगा हुआ है ना, एक्स, ये जो कोलोन बीच में लगा होता है इसे हम सच दैट पढ़ते हैं। एंड एक्स क्या है, एक्स हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं सेट के उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है जो अलग अलग वैल्यूज़ देगा। किसकी देगा, जो एलिमेंट्स हैं उनकी वही वैल्यूज़ देगा, हमें एलिमेंट्स देगा सेट के, जो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, एक्स सच दैट पी एक्स। ठीक है, पी एक्स यानी कि एक्स जो है वो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, पी एक्स प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, वेयर पी एक्स इज द कॉमन प्रॉपर्टी बाय विच एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड कोलोन, जो आपका कोलोन बना है स्टैंड्स फॉर सच दैट, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, इसमें ये चीज़ देखना है। इसे पढ़ेंगे एक्स सच दैट पी एक्स, दैट मीन्स ऑल दोज एक्स विच आर फॉलोइंग द प्रॉपर्टी पी एक्स, मतलब सारे वो एक्स जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं वो ही हमारे सेट के अंदर लाई करेंगे। ऑलराइट, सो आई थिंक ये डेफिनेशन सबने नोट डाउन कर ली है। अगर नहीं की है तो आप इसे अभी रिवाइंड करके कर लेना। एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म का। तो सबसे पहले अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं रोस्टर फॉर्म लूँगी। ए ले लिया एंड इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। ठीक, ये हो गए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब अगर इसे मुझे रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, रोस्टर फॉर्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसकी सबसे मेन चीज़ आपको जो पकड़नी है वो ये है कि इन सबको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करो, मान लो x, एंड सेकेंड थिंग इनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट करो। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये कौन है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। एंड कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 5 है एंड इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो आप इस सेट को ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म एंड ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक, मैंने कन्वर्ट करके भी अगर दिखा दिया, जिसमें आपको कन्वर्ट करने को अगर आए तो आप तुरंत समझ जाओ। कन्वर्ट करना तो मैंने वैसे बताऊंगी, बट कि आप तुरंत समझ जाओ। इसमें से आपको कॉमन प्रॉपर्टी चुरानी होती है एंड इसमें से आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करके इन सारे एलिमेंट्स का पता करना होता है, बस यही होता है। एंड रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, एंड सेट बिल्डर का भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर किसी ने ये नोट डाउन नहीं किया है तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में आपको सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ सेट्स तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, बट वो किस बेसिस पे हमने उन्हें कैटेगराइज किया है ये जानना ज़रूरी है। ओके, सो फर्स्ट बेसिस है हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम। कितने नंबर्स किस सेट में प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे सेट्स को। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा सबसे पहला सेट है नल सेट और एम्प्टी सेट। आप एम्प्टी सेट कहो चाहे नल सेट कहो, ये दोनों ही एक ही सेट के नाम है। ओके, ऐसे सेट में क्या होता है, ऐसे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ओके, डेफिनेशन देख लीजिए, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, इट इज डिनोटेड बाय फाई और दिस करली ब्रैकेट और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम नल सेट या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। एंड इस सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं या फिर करली ब्रैकेट लगा दो एंड उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमें नहीं रखना है। दूसरी चीज़ एक और है, स्पेशल चीज़ है इसके बारे में, नल सेट इज द सबसेट। ओके, यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने लिखी है ऊपर करके, ये है सब
SUB सब सेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब कि ये जो एम्प्टी सेट होता है ये जितने सेट्स होते हैं सबका सबसेट होता है। ओके अब देखो एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको इसका, तो A इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है, एंड x इज एलिमेंट ऑफ R। ये जो आपकी पूरी क्वाड्रेटिक आपको दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये क्या दी हुई है, इट इज़ लेस देन 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। कोई भी रियल नंबर x की जगह रखोगे तो आपको 0 यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो जब ये चीज़ नहीं, आपकी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब आपके इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स दिस सेट इज नल सेट और एम्प्टी सेट। ओके आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ओके एक ही एलिमेंट हो, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ इवन, और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए, x इज एलिमेंट ऑफ प्राइम, मतलब x प्राइम भी होना चाहिए एंड x इवन भी होना चाहिए। सो ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास, दैट इज 2, ठीक है। तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा एंड वो होगा 2। सो दिस वन इज योर रोस्टर फॉर्म एंड दिस वन इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म से आप कन्वर्ट करके इसमें रोस्टर में लिख सकते हो। एंड समझ में भी आ गया कि एक्चुअली क्या होता है सिंगलटन सेट, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो एक ही एलिमेंट मिलेगा एंड एक एलिमेंट मिलेगा तो दिस सेट विल बी सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट विल बी देयर। अब देखो B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ R। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1, ठीक, इसमें जो हमें आंसर मिल रहा है वो बस 1 मिल रहा है। x की जगह पे आप 1 रखोगे तभी ये जो इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाई होगी। ओके सो आप चेक करके भी इसको देख लेना, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बस 1 आपको आंसर मिलने वाला है, दैट मीन्स सिंगल मिला यानी कि सिंगलटन सेट। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज़, आपने एम्प्टी सेट तो पढ़ लिया, अगर नॉन एम्प्टी में बोलूँ कि किस सेट को आप नॉन एम्प्टी बोलोगे, तो नॉन एम्प्टी सेट उस सेट को बोलोगे जिसके अंदर एक एलिमेंट तो एटलीस्ट होगा ही होगा, ठीक है। एटलीस्ट अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो उस सेट को आप नॉन एम्प्टी सेट बोलोगे। एटलीस्ट 1 एलिमेंट, मतलब उससे ज़्यादा तो हो ही सकता है। जब एकदम कोई एक भी नहीं होगा तब वो एम्प्टी होगा, अदरवाइज एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी देयर फॉर अ सेट टू बी नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी की डेफिनेशन लिखनी है तो मैंने जो बोला अभी वो आप लिख सकते हो। ऑलराइट, सो आप इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप इज फाइनाइट सेट एंड ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, इसमें पढ़ेंगे हम। अब देखो फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट मतलब क्या, ऐसा जिसमें आप एक प्रोसेस ऑफ जो काउंटिंग हो वो एक एंड पर आ जाए। दैट मीन्स अगर आप एलिमेंट्स को काउंट कर रहे हो कि 1 2 3 4 इतने एलिमेंट्स हैं, आगे तक पहुंच रहे हो, तो कुछ एंड आपका आ जाए, ये नहीं कि वो अनंत हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो अब रीड करते हैं डेफिनेशन को। अ सेट मतलब वो चाहे सेट एम्प्टी हो या फिर नॉन एम्प्टी हो, ठीक है। एम्प्टी सेट भी आपका फाइनाइट सेट के अंदर आएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो अ सेट वेदर इट इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी which has countable number of elements is called finite set, जिसमें आपके countable number of elements हो, इतने elements हो जिन्हें आप काउंट कर सको। ऑलराइट, तो वो आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल हो गया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे लेस देन 10 वो आप आराम से काउंट कर सकते हो, है ना। तो अगर आपने काउंट कर लिया तो दैट सेट विल बी फाइनाइट सेट। ओके अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ऑर्डर मतलब कि अब यहाँ पे काउंटिंग की बात हो रही है, तो काउंट करके आप निकालोगे ना कि किस सेट में 3 एलिमेंट हैं, किस सेट में 2 एलिमेंट हैं, किस सेट में 1 एलिमेंट है ना, किस सेट में 10 एलिमेंट है, ऐसे निकालोगे। सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ही बात होती है। ओके सो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट मतलब आप उसका सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये चीज़ निकाल रहे हो। सो देखो
the number of elements in a finite set A is called the order of the set and denoted by OA और NA। इस तरह से देखो, यही ऐसे भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है O और ब्रैकेट में A, या फिर ऐसे भी मिल सकता है N और A। तो मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि ये NA आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है उस सेट में, जो भी आपका गिवन सेट होगा उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ऑल राइट, सो इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ सेट को, कोई भी गिवन सेट हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अगर ऑर्डर ऑफ सेट की जगह पे अगर आपको बोल दे कि आपको इस सेट का कार्डिनल नंबर पता करना है, तो भी आपको यही चीज़ फाइंड आउट करनी है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, उसमें एक सेट है, हाँ एक सेट ले लो ABCDE तक। ओके, कोई भी ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो इनकी अगर आपको कार्डिनैलिटी या फिर ये निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट 5 हो जाएगा। ओके, या फिर आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ सेट विल बी 5। ओके, आई थिंक इतना समझ में आया। सो इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो, है ना। तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे इस टाइप के सेट में, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। मतलब 1 2 3 से स्टार्ट तो करोगे, लेकिन आप एकदम एंड पे उसके नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो ऐसे सेट्स जो होंगे उन्हें हम इनफाइनाइट सेट की गिनती में लाते हैं। इसकी हम डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द सेट विच हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ओके, तो समझ में तो आ ही गया है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उस सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं एक, देखो एग्जाम्पल इसका अगर ले लो तो n, कैपिटल N क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है, तो आप ये खुद सोचो कि क्या नेचुरल नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो? मतलब 1 से लेके पूरा 1 2 3 4 करके जितना इनफाइनाइट तक जा रहा है वहाँ तक काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो इट विल बी इनफाइनाइट सेट। तो कुछ सिंबल्स होते हैं इनफाइनाइट सेट के जो आपके यूज़ में आते हैं। कहीं भी अगर n लिखा हो, कैपिटल से आप डिनोट करते हो ना, कहीं भी अगर n लिखा हो, r लिखा हो, q लिखा हो, इस टाइप के सिंबल्स लिखे होते हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं नंबर्स के जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ, एंड वो सारे के सारे इनफाइनाइट हैं। ओके, तो पहला तो हो गया आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक है r होता है, एक वो है रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। ये भी इनफाइनाइट है। चेक कर लो सब कि सब के सब मैं इनफाइनाइट लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ। ये हो गया। अब z है आपका एक सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स भी आप जानते हो, ये भी हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट, है ना। एक और है आपका, वो होता है q, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हो गए। अब देखो एक होता है q और ऊपर प्लस लगा होता है, वो होता है आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ये हो गया। अब एक और होता है r पॉजिटिव लगा दिया अगर, तो वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर्स। एंड ऐसे ही अगर आपने z पे प्लस लगा दिया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड ये सारे क्या हैं? सेट है, सेट ऑफ। सबको जिसके आगे मैंने सेट ऑफ नहीं लिखा है उसके आगे भी आप सेट ऑफ लिख लेना, अगर इन्हें नोट डाउन कर रहे हो तो। वैसे नोट डाउन कर लो, ये जो सिंबल्स होते हैं ना, ये याद करने वाली चीज़ है। कहीं भी q पॉजिटिव लिखा हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना। बहुत यूज़ में आने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने सारे लिख दिए जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड जिसके आगे मैंने सेट ऑफ नहीं लिखा है सेट ऑफ लिख देना। ओके, सब के सब क्या है? एक सेट है। कौन से सेट है? इनफाइनाइट सेट है। ऑल राइट, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ
अब देखो हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं जिस पे हमने बेसिस अपना रखा है। किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे सेट को? बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ सेट्स। हम सेट्स को, दो सेट्स को लेंगे एंड उन्हें कंपेयर करेंगे, उस बेसिस पे हमने सेट के टाइप्स रखे हैं। तो पहला है इक्वल सेट। ओके, दो सेट्स, यहाँ पे दो सेट्स आएंगे एंड आप उनको बताओगे कंपेयर करके कि इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो यही बेसिस है इसका। अब देखो, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ every element of A is member of B। member of B कहो चाहे element of B कहो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, element of A is element of B या फिर member of B, वो सेम चीज़ है, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। and every element of B is an element of A। okay, is an element of A। तो ये चीज़ है यहाँ पे, हर अगर A में कोई एलिमेंट है तो वो B में होना चाहिए, B में कोई एलिमेंट है तो वो A में होना चाहिए। एंड इस तरीके से अगर ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है देन A विल बी इक्वल टू B, है ना। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सो एग्जाम्पल लिया A इज इक्वल टू, अगर आपका आया 1 2 3 आपने लिया, एंड B इज इक्वल टू, फिर आपने 1 2 3 इसमें लिया। सो ये क्या हो जाएगा, एक ये सेट है जिसका आंसर आपका 1 2 3 एलिमेंट्स आपके इसमें आ रहे हैं, एंड ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। अब देखो सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके वो क्या है, मैच कर रहे हैं। 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो उसमें भी है, मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक, अगर सेम टू सेम है एकदम वही, तो फिर आपका ए विल बी इक्वल टू। ओके, ये चीज़ होगी। अब देखो इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, इक्वल जैसा है ये बट थोड़ा सा उससे डिफरेंस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आप ऑर्डर ऑफ सेट देखोगे। ठीक, बस ऑर्डर ऑफ सेट को कंपेयर करोगे, अगर वो चीज़ इक्वल आती है देन टू सेट्स विल बी इक्विवेलेंट। इसमें देखो टू फाइनाइट सेट ए एंड बी अगर आप लो, देन दे विल बी या दे आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, अगर उनका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ एग्जाम्पल ए में मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैं इसलिए लेके बता रही हूँ जिसमें समझ में आपको आ जाए, अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी ना रहे। ओके, 1 2 3 4 5 ये मैंने ए ले लिया एंड मैंने बी ले लिया, इसमें ले लिया मैंने A B C D E। ठीक, इसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स ले लिए, इसमें मैंने नंबर्स ले लिए, नेचुरल नंबर्स। अब देखो इसकी मैं ऑर्डर निकालती हूँ, ऑर्डर ऑफ सेट A विल बी व्हाट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यानी कि 5, एंड ऑर्डर ऑफ सेट B विल बी व्हाट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यानी कि 1 2 3 4 5, है ना। सो इसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ सेट एंड इसका ऑर्डर ऑफ सेट इज सेम। ठीक है, यानी कि आपका एन ए इज इक्वल टू एन बी, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड जैसे ही ये चीज़ पॉसिबल होती है वैसे ही हम कह देंगे कि ये दोनों जो सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट सेट हैं। ओके, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो सबसेट एक होता है कि आप अगर कोई एक सेट लो, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो कोई सेट है, एंड एक है सेट 1 2 3 जिसमें बस एलिमेंट्स हैं। तो एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो उस सेट को, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, उस सेट को हम दूसरे सेट का, जिसके अंदर वो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, उसका सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। दो सेट्स हम लेते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, हर एक एलिमेंट ए का बी के अंदर लाई करेगा, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो पहले हाफ डेफिनेशन मैंने पढ़ी है तो बस हाफ ही पे पहले ध्यान दो आप। मैंने मान लो एक सेट ले लिया ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एंड बी इज अ सेट जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं। ओके,
ये चीज़ है। तो इसमें आप देखो ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब कि ए पूरी तरह से बी के अंदर लाई कर रहा है। तो हम इस केस में क्या बोलेंगे, ऐसी जब कंडीशन आपके अंदर आ जाएगी आपके पास, तो आप बोलोगे कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, है ना, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये चीज़ बोलोगे। ये इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं इसे। ओके, तो पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार और। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, अब दूसरी चीज़ है एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, अब वो एक सेट को कंटेन कर रहा है, तो जिस सेट को बी कंटेन कर रहा है उसका वो क्या हो जाएगा, उसका वो सुपरसेट हो जाएगा। मतलब ए बी का बेटा है तो बी क्या है, ए का बाप है, यही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है। तो बी जो है, बी को बोला जाएगा कि बी सुपरसेट है ए का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर लाई कर रहे हैं। एंड वही चीज़ अगर उल्टी बोली जाए कि ए को क्या बोला जाएगा, तो ए को बोला जाएगा कि वो सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर लाई करते हैं। ऑलराइट, सो उसको डिनोट हम ऐसे करते हैं कि ए विल बी सबसेट ऑफ बी, ये चीज़ आती है। अब देखो, अगर बोला जाए कि कोई सेट किसी सेट का सबसेट नहीं है, अगर नहीं वाली चीज़ हमें डिनोट करनी है तो वो कैसे करेंगे। मान लो कोई सेट है सी एंड कोई सेट है डी। ठीक, तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि डी का सबसेट नहीं है सी, तो उसे ऐसे हमेशा स्लैंट कट आप लगा दोगे। ठीक, तो उससे आप डिनोट कर पाओगे कि सबसेट नहीं है। तो सबसेट नहीं है ये ऐसे डिनोट करोगे, एंड सबसेट है ये इस सिंबल से, ये जो बीच वाला है इससे डिनोट करोगे। ओके, आई थिंक इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आती है प्रॉपर सबसेट की बात। उससे पहले एक चीज़ समझो, ये जो सिंबल है ये वाला ऐसे करके ऐसे, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, जब ये होगा आपका ये चीज़ दिस और इक्वल टू साइन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक सेट जो आपका ए हमने लिया मान लो, वो पूरी तरह से या तो लाई करे बी के अंदर या तो ए इक्वल हो जाए बी के। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करनी चाहिए फॉर बीइंग सबसेट। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ले लेती ए के जगह पर ले लेती ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तब भी मैं ये सिंबल जो है कि यूज़ कर सकती थी, बिकॉज दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, या तो ये चीज़ फॉलो हो या तो इक्वल टू वाली चीज़ फॉलो होनी चाहिए। मतलब कि इस वाले केस में अगर मैं लिखती कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, इस केस की मैं बात कर रही हूँ जब ए ये है, ठीक, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, तब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में इक्वल टू वाला चीज़ फॉलो कर रहा है कि 1 2 3 4 5 इसके अंदर भी है एंड बी के अंदर भी है, मतलब कि इक्वल टू वाली चीज़ फॉलो कर दी, तो हम ये सिंबल लगा के आराम से लिख सकते हैं। ओके, बट अगर ऊपर वाले की तरह आप चलो तो कौन सी चीज़ फॉलो कर रहा है, तो ये चीज़ फॉलो कर रहा है। ओके, ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए या तो ये चीज़, दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, तो हम सबसेट ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी हमने ये चीज़ लिखी कि ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, एंड इस कंडीशन में हमने क्या लिखा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, बट इस कंडीशन में जहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल आ जाता है वहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे इक्वालिटी वाली चीज़ फॉलो होती है वहाँ पे हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, क्योंकि वो इक्वल है तो उल्टा कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, अब देखो प्रॉपर की कहाँ से बात आ जाती है यहाँ पे। प्रॉपर मतलब पूरी तरह लाई करे, भाई इक्वल क्यों हो, है ना, यानी कि ऊपर वाली कंडीशन शुड फॉलो। तो ऊपर वाली कंडीशन में तो सिर्फ एक चीज़ इन दोनों में से फॉलो हो रही थी। सबसेट अगर बताना है तो ये चीज़ दोनों जो सिंबल है ना ये वाला, ये दोनों आप यूज़ करोगे, यानी कि सबसेट का एंड ये इक्वालिटी वाला सबसेट का यही सिंबल होता है। बट प्रॉपर सबसेट का बस एक सिंबल होता है एंड वो होता है ये। मतलब कि प्रॉपरली ए को क्या करे, बी कंटेन कर ले, अपने अंदर कर ले, उसके इक्वल ना हो। तो मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया वो एक प्रॉपर सबसेट का था। ठीक है, वो सबसेट का भी एग्जाम्पल है एंड प्रॉपर सबसेट का भी एग्जाम्पल है। मतलब कि
ये चीज़ उसमें बस फॉलो हो रही है, इक्वल वाली चीज़ उसमें फॉलो नहीं हो रही है। तो जब आपको प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तब सिर्फ ये चीज़ फॉलो होगी, है ना, मतलब कि A विल बी लाइंग इन B, ठीक, A विल नॉट बी इक्वल टू B, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड इसमें है दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 1 2 3 4 5 वाला A का एग्जाम्पल ले लेती तब भी एग्जाम्पल उसमें सेट इस वाले में फिट बैठता, एंड ये वाला भी जो एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे लिया हुआ है वो भी एग्जाम्पल पूरी तरह से यहाँ पे फिट बैठ रहा है। मतलब कि ये जो सबसेट है उसी की सब कैटेगरी है आपका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट आपका सबसेट के ही अंदर आता है, इसमें सिर्फ यही वाला सिंबल यूज होगा, यानी A इज सबसेट ऑफ B। ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लो एंड बस उसी से समझ लो कि A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर आया समझ में तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने सबसेट के बारे में पढ़ा, सुपरसेट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। सो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैंने एक लिया है सेट A जिसमें 1 2 एंड 3 4 1 एंड 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 एक साथ हैं एंड 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो अभी मैं कुछ चीज़ें लिखने वाली हूँ, इन सब में आप लोगों को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, ओके। सो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि 3, ये चीज़ 4 इज़ A, मैं लिखती जा रही हूँ, बस आप ऑब्जर्व करते जाओ। सबसेट ऑफ A एंड इज एलिमेंट ऑफ A 1, 3 सबसेट ऑफ A। 3, 4 सबसेट ऑफ A। ओके, चलो ये चारों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आपको इसमें से देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो देखो 3, 4 इज सबसेट ऑफ A, क्या ये चीज़ सही है? सही है कि नहीं? अब देखो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी इसमें, जब भी आप किसी सेट का सबसेट लेते हो, ठीक है, सबसेट लेते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 है कोई सेट, ठीक, इसका सबसेट आपने लिया, मतलब प्रॉपर सबसेट हमने ले लिया तो उसमें 2 एक एलिमेंट ले लिया। तो जब एक एलिमेंट निकालोगे इसमें से एंड उसे सबसेट की तरह से डिनोट करोगे, मान लो ये है कोई V आपका कोई सेट है, ठीक, अब उसे डिनोट करोगे तो ये जो 2 है उसे हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर रखोगे, अगर इसे सबसेट जो है कि डिनोट कर रहे हो किसका? V का, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अगर आप 1 2 जो है कि निकाल रहे हो तो ये भी होना चाहिए क्या? V का सबसेट होने के लिए इसको करली ब्रैकेट के अंदर हमें पुट करना होगा, ओके। एंड दूसरी चीज़, अगर सिर्फ 2 लिखते हो तो इट विल बी एलिमेंट ऑफ V, एंड अगर इसको इसी करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो देन इट विल बी अ सबसेट ऑफ V, ठीक है, क्योंकि सबसेट जब निकालते हैं तभी हम क्या करते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल आपका जो एलिमेंट रहेगा देन इट विल बी एलिमेंट ऑफ V, बस ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इन सब चीज़ों में। अब देखो आप क्वेश्चन में अपने कि आपको क्या करना है एंड वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं नीचे उसके वो सही हैं कि नहीं। 3, 4 इज सबसेट ऑफ A। आप लोग इसमें सोचो कि भाई A ब्रैकेट में तो है ही, है ना, एंड 3, 4 तो एलिमेंट, ठीक है, सबसेट तो होगा ही, 3, 4 तो एलिमेंट है ही इसका, तो इसको अगर हमने ब्रैकेट में कर दिया तो इट विल बी अ सबसेट ऑफ A। करेक्ट है, करेक्ट बात है ना। सोचो एक बार कि करेक्ट है कि नहीं, ठीक। बस ये करली ब्रैकेट देख करके आपको नहीं समझ लेना है कि इट विल बी अ सबसेट, इसमें आप गलती कर सकते हो। इसमें देखो ये पूरा जो है करली ब्रैकेट के साथ ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये जो पूरा है ना ये पूरा एक एलिमेंट है किसका? A का। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि
जैसे मैंने उसमें 2 के केस में किया था, सिर्फ सिंगल 2 लिखा था, सिर्फ वही एलिमेंट उठा के यहाँ पे लिख दिया, जस्ट कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, देन इट विल बी एन एलिमेंट ऑफ ए, है ना, ये बस वही एलिमेंट। बट अगर मैंने उस एलिमेंट को एक करली ब्रैकेट के अंदर रखा, मतलब कि करली ब्रैकेट तो रखो ही, उसके अंदर ये जो दिया हुआ है पूरा एलिमेंट वो रखो, तो एलिमेंट भी करली ब्रैकेट में दिया है तो भाई कोई बात नहीं, आप करली ब्रैकेट के साथ अंदर रखिए, बट करली ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट को रखना पड़ेगा, तभी आप सबसेट बता पाओगे उसे, ठीक है। देन इट विल बी ए सबसेट ऑफ व्हाट, ए। सो इसमें ये देखो, ये जो सबसेट बताने वाली बात है तो उस पर ये वाली चीज़ आपकी करेक्ट है, ठीक, जो आपका 4th है ये करेक्ट है, जबकि इट विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए, इट इज़ रॉन्ग, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंडिविजुअल एलिमेंट जब उठा करके आप रखते हो तो उसके बीच में हमेशा एलिमेंट का साइन लगता है, दिस विल बी एलिमेंट ऑफ ए। ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, किसका, ए के अंदर, ठीक है, ए का इंडिविजुअल एलिमेंट है, तो बस एलिमेंट ऑफ ए ही लिखोगे, जबकि जब कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे तब सबसेट लिखोगे। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गलती कर सकते हैं आप लोग, ओके। नाउ अब देखो 3,4 है तो मतलब ये भी करेक्ट है, ये चीज़ यही वाली चीज़ है ये, तो ये चीज़ भी करेक्ट हो गई। अब देखो 1,3 इज सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर क्या होगा, 1,3 क्या आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बेटा, इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज आप 3 को एक पूरा सेट है ना ये 3,4 अंडर कर्ली ब्रैकेट्स, इट इज़ अ एलिमेंट, सो आप निकाल नहीं सकते 3 को, ठीक है, बाहर की, बस 3 को निकाल दिया, 4 को छोड़ दिया, आप इस तरह से पूरा तरह से अरेंजमेंट खराब नहीं कर सकते हो, सो इट विल बी रॉन्ग, 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी करेक्ट एंड दिस विल बी करेक्ट। आई थिंक अब और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी कि क्या होता है सबसेट, है ना, और उसे कैसे डिनोट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही मैंने अभी सॉल्व करने से पहले बताई कि जब भी सबसेट निकालोगे किसी भी एलिमेंट से, किसी भी सेट से कोई भी एलिमेंट निकालोगे तो उससे जब अंडर कर्ली ब्रैकेट्स आप रखोगे तभी आप उसे बता सकते हो कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट, जो भी सेट से आप एलिमेंट निकाल रहे हो, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट ही बस निकालोगे, जैसे मान लो 1 निकाल लिया तो सिर्फ एलिमेंट ऑफ ए लिखोगे, एंड अगर ऐसे निकाला है देन इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, यही होगा डिफरेंस, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया। किसी को ये नोट करना है, एग्जाम्पल अच्छा है समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए, सो नोट करना है तो नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर नेसेसरी, ठीक है, याद करने के लिए ज़रूरी है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहला पॉइंट ये है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, मतलब कि अगर आप कोई सेट ले लो, मान लो ए ले लो एंड उसमें 1 2 3 ऐसे करके एलिमेंट आप रख दो, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसेट का सिंबल होता है ना ऐसे करके ऐसे, तो मतलब ये जो होता है ये सबसेट बताता है कि प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपरली कोई भी सेट किसी सेट के अंदर है, या फिर ये चीज़ बताती है इक्वल, या फिर इक्वल होना चाहिए या फिर प्रॉपरली उसके अंदर वो सेट होना चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए तो हर सेट खुद के तो इक्वल होता ही है ना, इसीलिए उसे सबसेट कहा गया है, क्योंकि सबसेट में या तो ये ऊपर वाली कंडीशन फॉलो हो या तो इक्वलिटी की, तो इक्वल होता ही है, हर सबसेट अपने आप के इक्वल होता है, इसीलिए वो सबसेट होता है खुद का, ठीक। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर कोई भी सेट आपको मिल जाए उसका सबसेट फाई ज़रूर होगा, ठीक। तो आप लिख सकते हो इस सबसेट के लिए, इस सेट के लिए भी कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, ठीक, एंड इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट, ठीक। ये नहीं होगा कि नीचे इक्वल टू साइन वैसे लगा सकते हो सबसेट के लिए, लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की बात करोगे तो ऐसे लगा दोगे, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ठीक। इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब देखो यहाँ पे A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, ये दो चीज़ें दी गई हैं एंड ये दोनों चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि A इज़ इक्वल टू B। सो हाउ इट इज़ हैपनिंग ये देखना है। A क्या है, सबसेट है B का, ये हमें चीज़ क्या बताती है कि सारे एलिमेंट जो हैं A के वो B में लाई करते हैं, ये चीज़ बता रही है। एंड इधर उल्टा ये चीज़ जो है,
मान लो ए लेते हैं हम 1 2 3, ठीक 1 2 3 ले लिया। तो कोई सेट बी है जिसके अंदर ए पूरा लाई कर रहा है, ये चीज़ इससे समझ में आती है। एंड इससे समझ में आ रहा है, बी सबसेट ऑफ ए से समझ में आ रहा है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक। उल्टी चीज़ हो गई ना, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर लाई करें एंड बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर लाई करें। इन दोनों का क्या मतलब हुआ? इन दोनों का तो मतलब जैसे मतलब उल्टा हम कर सकते हैं। किस केस में? मैंने बताया भी हुआ है आपको कि उल्टा आप कर सकते हो, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका उल्टा कर सकते हो बी इज सबसेट ऑफ ए। ओनली विच किस केस में? ओनली उस केस में जब आपका इक्वल होगा, दो सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बी भी आपका क्या होगा? बी विल बी इक्वल टू 1 2 3, तभी तो ये चीज़ फॉलो होगी कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक। देन इट इम्प्लाइज दैट जब आप ये चीज़ ऑपोजिट कर पाओ तब समझ लेना कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक। आई थिंक समझ में आया। अब देखो, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट, मैंने बोला ना प्रॉपर सबसेट होता है किसका? कोई भी सेट ले लो, 1 2 3 है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ठीक, नेचुरल नंबर का सेट्स ले लो, इसका सबका सबसेट होगा 5 एंड प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक। प्रॉपर सबसेट तो हो गया, बट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। 5 भी तो सेट है ना, 5 भी इज ऑल्सो अ सेट। सो अपना खुद का अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी वाली बात आ जाती है जो कि प्रॉपर सेट में एग्जिस्ट नहीं करती, प्रॉपर सबसेट में वो चीज़ नहीं होती है। अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। अब आपको मान लीजिए कोई सेट दिया है, उससे आपको पता करना है कि कितने सबसेट्स इससे मैं निकाल सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है 2 to the power n। 2 to the power n जो है कि आप सबसेट्स बना सकते हो किसी भी सेट के, ठीक। अब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। जैसे कि मान लो a ले लो, a इज इक्वल टू a b, ये ले लिया मैंने, स्मॉल a स्मॉल b। तो ये चीज़ अगर मैंने ले ली तो आप देखो इसमें ये, क्योंकि मैंने इतना छोटा सा क्यों लिया, क्योंकि आप देख भी सकते हो, काउंट भी कर पाओगे, है ना। तो काउंट करके निकालो एंड इस फॉर्मूले से निकालो एंड फिर मैच कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं, तो प्रूफ हो जाएगा कि फॉर्मूला सही है भाई। बड़े बड़े के लिए भी, बड़े बड़े सेट्स होंगे उनके लिए भी आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो हमेशा फाइनाइट सेट पे अप्लाई होगा ये, है ना। 2 पे पावर n यानी कि 2 लिखोगे n की जगह, n इक्वल टू 2 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो 2 पे पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स बनेंगे। अब हम चेक करते हैं कि 4 सबसेट्स कैसे बनेंगे। देखो, एक सबसेट आपका हो सकता है ये हो जाए a, है ना, अंडर कर्ली ब्रैकेट हमेशा रखते हैं। एक सबसेट होता है आपका, हो सकता है b हो जाए, b हो जाएगा। एक तीसरा हो सकता है आपका a b दोनों आ जाए उसके अंदर, है ना, ये हो सकता है। एंड एक हो सकता है जो सबका सबसेट होता है, दैट इज 5, ठीक। तो वो 5 होगा, 5 विल बी सबसेट ऑफ इट, है ना। तो 5 को इसके अंदर सबसेट हो गई है, तो इसके अंदर ऐसे रख देते हैं, ठीक, ये चीज़ होगा। तो ये एक सबसेट होगा, 5 भी सबसेट होगा इसका, a भी होगा, b भी होगा एंड a, b भी होगा। इसमें देखो, a को आपने अंडर कर्ली ब्रैकेट रखा है, b को अंडर कर्ली ब्रैकेट रखा है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा है a, b को। बट इसमें मैंने ध्यान देने वाली बात है, मैंने देखो इसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगाया है फाइन में, लेकिन ये चीज़ क्या है? गलत है। आपको यही चीज़ ध्यान दिलाने के लिए मैंने पहले इसको लगाया है। अब देखो इसको क्यों हटाना है। मैंने क्या बोला था आपको, एम्प्टी सेट में 5 है, ठीक, 5 या फिर आप लिख सकते हो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। जो कुछ भी नहीं है ना, वो एलिमेंट होगा, है ना। एंड उस एलिमेंट को जब आप उसके अंदर रख देते हो, क्या करते हो आप?
करली ब्रैकेट के अंदर रख देते हो तब वो हो जाता है क्या चीज़, आपका एक वो बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो फाई इज सबसेट ऑफ, मतलब अब फाई को आपको उसके अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस फाई को आप फाई से ही डिनोट करोगे, हर एक एलिमेंट को रखोगे बट फाई को नहीं रखोगे, ठीक है। फाई इज सबसेट ऑफ, ठीक, एवरी सेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फाई को अंडर करली ब्रैकेट नहीं रखना है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि मान लो कोई सेट दिया हो जिसके अंदर ये एलिमेंट हो, ऐसे फाई लिखा हो जिसके अंदर ऑलरेडी, तो जब फाई किसी के अंदर लिखा हुआ है या फिर किसी सेट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं ऐसे करके दिखा रहा है, तब आपको अगर उसमें से उस एलिमेंट को निकाल कर उसे एज अ सबसेट दिखाना है, ठीक है, तब आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसे करके फाई लगा दो एंड फिर कॉमा करके, या फिर इस तरह से कर दो, इस करली ब्रैकेट को फिर से करली ब्रैकेट के अंदर कर दो, है ना, ये चीज़ कर सकते हो। बट अभी इस केस के लिए जहाँ पे हम बोलते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। इतनी चीज़ हमें लगता है आपको समझ में आई। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट आपको जो पॉइंट लर्न करना है, याद करना है, वो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। ये l लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली नहीं लिखा है, n है ना। हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n minus 1, यानी कि आपने जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाले थे वो था 2 to the power n, जहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, जिस भी सेट से आपको सबसेट निकालने हैं। अब देखो यहाँ पर है प्रॉपर सबसेट की बात की जा रही है। देखो प्रॉपर सबसेट, जिसमें प्रॉपर सबसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, खुद वो सेट इंक्लूड नहीं होता है ना। जिस किसी भी सेट के आप सबसेट्स निकाल रहे हो वो सेट खुद इंक्लूड नहीं होगा, किस केस में, प्रॉपर सबसेट के केस में। इसीलिए हमारा एक जो होता है एक सबसेट वो माइनस हो जाता है 2 to the power n में से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स में से एक सेट माइनस हो जाता है जो कि वो सेट खुद होता है। इसीलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट विल बी 2 to the power n minus 1। आई थिंक आ गया समझ में, है ना। अब देखो अगर इसका एग्जाम्पल ले लें हम, तो ठीक है, एग्जाम्पल लेके भी समझा देती हूँ। 1 2 3, ठीक। अब इसका 2 to the power of n लो तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3, है ना, तो 8 आ जाएगा आपका, यानी कि 8 होने चाहिए, 8 क्या होने चाहिए, सबसेट्स होने चाहिए। बट 1 2 3 2 to the power n minus 1 विल बी इक्वल टू 7। तो यहाँ पे एक सबसेट इसका चला गया, वो कौन था, वो खुद a था, ठीक, बिकॉज a हर सेट खुद का सबसेट होता है, बट हर सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये चीज़ यहाँ पे जाननी है, ओके। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फाई, करली ब्रैकेट के अंदर आपका 0 है, कॉमा करली ब्रैकेट के अंदर फाई है, फिर करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट है, ठीक, ये चीज़ है। अब देखो फाई में और इसमें, इन सब में क्या अंतर है, ये चीज़ हमें जाननी है। तो फाई या डिनोट करो आप, चाहे ये डिनोट करो, एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फाई विल बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये तो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, बट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। यानी कि अगर आप फाई लिखो, एक ए कोई ले लो आप सेट ABC, है ना, एंड लिख दो कि फाई विल ऑल्सो बी अ सबसेट, अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, है ना। तो फाई को बस आप ऐसे ही लिखोगे, अंडर करली ब्रैकेट्स नहीं लिखोगे। फाई के केस में करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब देखो ये जो है उसका क्या मतलब है, ये एक सेट को बता रहा है, ठीक। आपको ध्यान देना है कि दिस इज़ अ नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट, फाई इज एन एम्प्टी सेट। अब देखो 0 एंड उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर 0 है, तो इट विल नॉट बी एन एम्प्टी सेट। 0 देख करके एम्प्टी सेट मत समझ लेना, इसके अंदर एक एलिमेंट है,
ठीक, इसके अंदर क्यों नहीं था, इसको मैंने एम्प्टी क्यों कहा, उसे क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसका मतलब फाई का मतलब होता है ये, कर्ली ब्रैकेट बना दो, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखो, है ना, तो कुछ भी नहीं रखा तभी तो वो एम्प्टी हुआ, यानी कि खाली है डब्बा पूरी तरीके से। बट इसमें क्या है, इसमें भले एक लड्डू है, भले एक जीरो है, बट है ना, तो एक है एलिमेंट, इसीलिए ये एम्प्टी नहीं होगा, ये नॉन एम्प्टी होगा। सिंगलटन सेट आप इसे कह सकते हैं। ओके, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। अब देखो ये भी उसी तरह से है, फाई देखकर आप ये मत समझ लेना कि इट विल बी एम्प्टी, नो माय डियर, बिकॉज यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई है, यानी कि ये तो कर्ली ब्रैकेट तो एक सेट को दिखा ही रहा है, अब उस सेट के अंदर फाई होना यानी इस सेट के अंदर एक एलिमेंट होना, यानी कि दिस इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। ओके, अब ये देखो ये तो फाई को ही दिखाता है, तो इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी सेट। अब देखो ये क्या होगा, ये बिल्कुल इसी की तरह है, क्योंकि फाई को हम फाई लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है ना, नल सेट को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कर्ली ब्रैकेट बना दो एंड अंदर वाला जो कर्ली ब्रैकेट बने हुए हैं उसमें आप उसकी जगह पे फाई लिख दो, तो वही चीज़ है। जब ये नॉन एम्प्टी है तब ये भी तो नॉन एम्प्टी होगा, जब इसको नॉन एम्प्टी कहा तो ये भी तो होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा आपका। ठीक, ये एम्प्टी हो जाएगा, ये भी आपका नॉन एम्प्टी होगा, ये भी नॉन एम्प्टी होगा, एंड ये आपका एम्प्टी सेट है। ओके, तो आई थिंक इन सभी के बीच में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी फाई को सबसेट लिखना किसी भी किसका सेट का, ये नहीं होना चाहिए कि अब सी कॉमा फाई भी अगर यहाँ पे गिवन है, अगर सी कॉमा फाई गिवन है तब तो आप ऐसे लिखोगे कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे दिया हुआ है, ठीक, तब तो आप ऐसे ही लिखोगे। बट अगर फाई गिवन है तब, लेकिन अगर आपको बस ए बी सी गिवन है, तब आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक, तब इस तरीके से लिखोगे। लेकिन अगर फाई भी इंक्लूडेड है, फाई इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, देन आपका सबसेट जो है कि ये हो जाएगा, तब ये चीज़ कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई रखोगे। ओके, आई थिंक समझ में आ गया अच्छे से। ओके, तो अगर नोट डाउन करना है इसे एग्जाम्पल, वैसे ये सारे अच्छे हैं, नोट डाउन कर लो तो अच्छी ही बात है, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, नीचे अपनी नोटबुक पे लिख लो कि ये क्यों एम्प्टी होगा, क्यों नॉन एम्प्टी होगा, है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर करके लिख लो, क्योंकि कन्फ्यूजन इन्हीं में आना है और किसी में नहीं आना है, क्योंकि सेट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक करिएगा इस लेक्चर को, एंड अगर कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। एंड जितना भी मैंने आज टॉपिक कवर किया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो प्लीज़ आप उसे ट्राई करिए सॉल्व करने का, किसी भी बुक से, कहीं से भी मिलता है, नेट के थ्रू कोई बुक है आपके पास, ठीक है, उससे आप उसे करने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।